नमस्कार। जीके कोई ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज यह रेलवे जीके जीएस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगे आने वाली रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा जहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सोमवंशी राजा ययाति ने इसे भुवनेश्वर उड़ीसा में बनवाया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आप याद रखेंगे कि ये जो है सोमवंशी राजा ययाति के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? किताब उल हिंद पूछी जा सकती है कि इसके लेखक कौन हैं, तो अल बरूनी। साथ में ही आपको याद रखना है ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। लेकिन याद आपको ये भी रखना है कि इस किताब उल हिंद को एक अन्य नाम से जाना जाता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, मिन मकाला। ठीक है, ये कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि किस पुस्तक को मिन मकाला के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे किताब उल हिंद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के सही क्रम को याद करने का तरीका मैंने बहुत पहले बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, गुल खिले तो सैलो। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप सल्तनत काल के सभी वंशों को याद कर सकते हैं क्रम से। गुल खिले तो सैलो। अब इसको कैसे याद रखना है? गुल से है यहाँ गुलाम वंश, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ जो है गुल से गुलाम वंश होगा। ठीक है, साथ में ही खिल से है खिलजी वंश, ये भी आप याद रखेंगे कि ये जो है खिलजी वंश होगा। और तो से है तुगलक वंश, साथ में ही से है सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। और लो से है लोदी वंश। तो अगर बात की जाए प्रारंभिक वंश की तो वो गुलाम वंश था जिसने शासन किया था, और लोदी वंश अंतिम आप सभी जानते हैं इब्राहिम लोदी जो बाबर ने हराया था 1526 में, वहाँ से ये जो है वंश समाप्त हो जाता है, सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। तो इस क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो है गुलाम वंश है, तुगलक ये नहीं है, ये गलत है। गुलाम के बाद में खिलजी है। ठीक है, खिलजी के बाद में आप याद रखेंगे तुगलक, और यहाँ सैयद है नहीं है तो लोदी, यानी कि इसका राइट आंसर वी होगा। आप इसी हिसाब से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तख्ते अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, ये किस राज्य में स्थित था? मैंने आपको बताया था कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ हुआ था, लेकिन इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो ये पंजाब के कलानौर में हुआ था। तो आप इसका याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर ए है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये 14 फरवरी 1556 को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से इसने जो है सिंहासन पर आसीन हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, बिग बैंग थ्योरी आप सभी जानते हैं कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की अगर बात की जाए तो इसके जो है बेल्जियम के एक पादरी थे, ये पादरी या खगोलज्ञ इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, जॉर्ज लेमेंटेयर या फिर लेमेत्रे भी आपको लिखा मिल सकता है। तो आप याद रखेंगे कि इन्हीं के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है, और विशेष करके जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और ग्रेवो, ये 3 याद रखनी है। तो ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, तो राइट आंसर इसका वी होगा। लेकिन याद ये रखना है कि ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं ग्रेनाइट के, देखिए एक तो ये ग्रेनाइट है आग्नेय के उदाहरण, दूसरा है बेसाल्ट। आपने सुना होगा कि ये जो बेसाल्ट है मालवा का पठार बेसाल्ट से निर्मित है, इसी प्रकार से ग्रेवो है, ये भी जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों में वास्तव में ना तो कोई परतें पाई जाती ना ही जीवाश्म पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी ये अटलांटिक महासागर में है, और देश की बात की जाए तो संयुक्त राज्य
अमेरिका में हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि सेंट हेलेना द्वीप इतिहास के लिए भी याद किया जाता है, क्योंकि नेपोलियन को अंग्रेजों ने यहीं पर कैद किया था, जहां आगे चलकर के 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वायुमंडल के अध्ययन की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है मीटियोरोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। इकोलॉजी में आप सभी जानते हैं जीव समुदाय एवं उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, उस वक्र को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ समझता है? देखिए, इसका राइट आंसर है अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र को जो है उपभोक्ता तटस्थ समझता है, इसीलिए इसे तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? देखिए, किसी भी इकाई को अगर उत्पादन करना है तो उसे 4 कारकों की आवश्यकता होती है, और जिसमें जो है भूमि शामिल होती है, श्रम शामिल होता है, पूंजी चाहिए और उद्यमिता या साहस चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला होता है? देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये प्रश्न आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसे किस भाषा में इसका अर्थ है? तो ये सिंधी भाषा में है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त के लिए आप जानते हैं कि 1793 में जो है कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के कुछ उत्तरी जिले, इनमें जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है जमींदार ही भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड एक लैगून झील है जो स्थित है। तो ये जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, जल में बिना मृदा के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो जल में जब बिना मृदा के पौधों की जो है पैदावार हो या उगाना हो तो उसे कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हूवर बांध ये आप सभी जानते हैं कि ये जो है मिसिसिपी नदी पर स्थित है। और मिसिसिपी नदी कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। सॉरी, इसके लिए मैंने गलती से ये बता दिया है। तो ये मिसिसिपी नहीं, कोलोराडो नदी है। तो आप याद रखेंगे इसका डी, यानी कि ये कोलोराडो नदी पर स्थित है और ये जो है यूएसए में है। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी की गणना ... से ह्रास घटाकर की जा सकती है। तो देखिए, जब भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से मूल्य कटौती यानी कि ह्रास घटाने के बाद जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी कहते हैं। अब आप इसको शॉर्ट में समझेंगे कि ये एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू क्या होता है? जीएनपी और माइनस ह्रास यानी कि जो कमी हुई है उसको घटा देंगे तो ये जो है हमें एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। तो अब आपका प्रश्न क्या बनता है कि एनएनपी की गणना ह्रास घटाकर की जा सकती है किसमें से? जीएनपी में से, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? देखिए, प्रथम गवर्नर की अगर बात करें तो आप याद रखेंगे ऑसबर्न स्मिथ को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये देखिए इनका कार्यकाल 1935 से 1937 रहा था। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें कि ये प्रथम थे। ठीक है, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और 1935 से 37 तक ऑसबर्न स्मिथ जो है इसके गवर्नर रहे थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बना या फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन बना, तब आप याद रखेंगे सीडी देशमुख को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेसम का नियम क्या सिद्ध करता है? देखिए, ग्रेसम की नियम क्या सिद्ध करता है, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण
से पहले इस प्रश्न का राइट आंसर जान लीजिएगा। यदि किसी देश में दो प्रकार की मुद्राएं घटिया और बढ़िया चलन में हैं तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं का चलन से बाहर कर देती हैं। अब कैसे आप समझेंगे, मान लीजिए आपके पास 10 के दो नोट यानी कि आपकी जेब में 10 के दो नोट हैं मान लीजिएगा। तो 10 का नोट अगर एक नया है और एक पुराना है, आप जब भी कुछ सामान खरीदने जाएंगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि जो पुराना नोट है यानी कि जो हल्का मतलब पुराना हो गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर से फट गया है, तो उसको चलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रेसम का नियम भी यही कहता है कि यहां पर जो है मुद्राएं घटिया और बढ़िया चलन में है तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यानी कि बढ़िया मुद्रा तो आप अपनी जेब में ही रखना चाहेंगे, लेकिन घटिया मुद्रा को कोशिश करेंगे कि इसको पहले चला दें, कहीं ये फट ना जाए, और ऐसे ही ऐसे होते होते क्या हो जाएगा, ये सभी जगह घटिया मुद्राएं चलने लग जाएंगी, बढ़िया मुद्राएं चलन से बाहर हो जाएंगी। तो ये नियम ग्रेसम का नियम है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आप सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली के जो है सचिवालय में हुई थी, माफ कीजिएगा पुस्तकालय में हुई थी, कौंसिल चैम्बर का एक पुस्तकालय था वहां पर हुई थी, और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? देखिए, अगर हम बात करें संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त सत्र की, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है जब किसी विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त सत्र का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी का द्वारा होता है, और इसकी जो अध्यक्षता है ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल की बात की जाए तो ये इसके जो उदाहरण हैं, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, कपड़े सुखाने की मशीन, ये दोनों ही जो है इसके उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, तैरने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तैरने के नियम जो है सबसे पहले आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू, वैसे तो ये चार भाई थे, चारों ने ही किया था, लेकिन सिद्धू एवं कान्हू का नाम सबसे ऊपर है, और ये जो है बंगाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मुंबई में प्रार्थना समाज की अगर बात की जाए तो ये जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, जी.आर. भंडारकर इत्यादि ने 1867 में की थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। बगलिहार बांध या बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। उरी बांध की बात की जाए तो ये झेलम नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध की बात की जाए तो ये कावेरी नदी पर है, ये गलत है, ये जो है कृष्णा नदी पर है। तो आप याद रखेंगे कि नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य कमेंट हमें ज़रूर दिया करें ताकि हमें आगे अपने वीडियो में सुधार करने के लिए जो है सहायता मिल सके। साथ में ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। हमारे अन्य कई कार्यक्रम हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरावारी वन कहाँ पाए जाते हैं? अरावारी वन की अगर हम बात करें तो देखिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में। ये प्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर साल के ऐसे वृक्ष मिलते हैं जिनसे व्यावसायिक रूप से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों ही जो सिद्धांत थे ये फ्रांस की क्रांति 1789 में उत्पन्न हुए थे। तो ये वहीं से लिए गए हैं, यानी कि फ्रांस की क्रांति से फ्रांस के जो है संविधान में आए और वहाँ से हमने प्राप्त किए हैं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है? देखिए विशेष प्रावधानों से अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 371 ए नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान देता है, और साथ में ही 371 बी की बात की जाए तो ये जो है असम के लिए विशेष प्रावधान है इसमें।
और 371 सी की बात की जाए तो इसमें जो है मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख मिलता है। 371 डी की बात की जाए तो इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आप दोनों को ही याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है। तो आप इन्हें सही से याद रखेंगे क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का जो है भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक ये आपको याद रखना है, जो है केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी प्रशासनिक जो है व्यवस्था का प्रावधान करता है। तो आप याद रखेंगे कि 239 से 242 जो है आर्टिकल तक ये हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पोकेट वीटो का प्रयोग किया था। देखिए, हमारे राष्ट्रपति को विशेष अधिकार वीटो के रूप में दिया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर राष्ट्रपति करते क्या है कि जब कोई भी विधेयक आता है तो उस पर कोई भी निर्णय न देना, ये जो है वहाँ पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाले 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन की बात की जाए तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसे या क्या होती? देखिए, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है वह नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जो प्रकाश की किरणें हैं ये बिना अपवर्तित हुए पृथ्वी के धरातल पर सीधी पहुंच जाएंगी। अब माध्यम की अनुपस्थिति जब होती है तो प्रकाश का वेग अधिक हो जाएगा, फलस्वरूप जो दिन की अवधि है ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, 3 प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? देखिए, ये प्रश्न सामान्य सा प्रश्न है और इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको याद रखना है हनीला ही पहला है। क्या याद रखना है? हनीला ही पहला है। अब ये क्या इसमें याद रखने वाली बात क्या है? हा से है हरा, हा से है हरा, नी से है नीला, नीला और ला से है लाल, ठीक है। तो हरा, नीला और लाल ही प्राथमिक रंग हैं या पहले जो वर्ण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इस हिसाब से? नीला, हरा, लाल, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? देखिए, तत्वों के वर्गीकरण की जब बात आती है तो डॉव रेनर जो था, इन्होंने त्रिक व्यवस्था दी थी, ये सबसे पहले दी थी, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया, मेयर ने एक अपना नियम दिया, फिर बाद में मेंडलीफ का आवर्त नियम आया, फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है तो वह मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी आई। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, पीली स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं वह सामान्यतः पीली होती हैं और उनमें प्रयोग किया जाता है Na यानी कि सोडियम का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये इसके लिए आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो देखिए, घेंगा रोग की अगर बात करें तो घेंगा रोग वास्तव में आयोडीन की कमी से होता है। आप सभी जानते हैं गले में जो है एक फोड़ा या ब्लड जैसा कुछ होता है और वह बढ़ता ही जाता है, तो उसको घेंगा या ग्वाइटर रोग बोलते हैं और वह जो है आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग परजीवी के द्वारा नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पर परजीवी से जो भी बीमारियाँ होती हैं उन्हें यहाँ कंप्लीट याद करने का एक शॉर्ट बनाया गया है जिसे आप याद रख सकते हैं। परजीवी से होने वाली बीमारियों में यहाँ पर देखिए, परमल कहीं घूमने गया था, ठीक है, और वहाँ उसे एक काले सोने का पेचकस मिला है। तो उसको इस प्रकार से याद रखना है, परमल ने काले सोने का पेचकस पाया, ठीक है, परमल ने काले सोने का पेचकस पाया। अब पर से है यहाँ परजीवी, यानी कि ये परजीवियों से होने वाली बीमारी हैं। मल से है मलेरिया, काले से है कालाजार, सोने से है सोने की बीमारी, ठीक है, पेचकस से है पेचिस और पाया से है पायरिया। तो मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी, पेचिस और पायरिया ये परजीवी से होने वाली बीमारियां हैं।
अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए पेचिस जो है होती है, कालाजार भी इससे होता है, पायरिया भी होता है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, प्लेग की, तो प्लेग जो है ये परजीवी से नहीं होता, ये किससे होता है, ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से। ठीक है, तो आप इतना सा याद रखेंगे, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। तो ये जो है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है जिससे ये प्लेग फैलता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में एमिनो अम्ल एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए जो प्रोटीन में एमिनो अम्ल होते हैं ये पेप्टाइड बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख फेस्टिवल है। तो देखिए एंथ्यूरियम जो फूल हैं ये मिजोरम में पाए जाते हैं और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एंथ्यूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो देखिए जट जाटिन की अगर हम बात करें तो ये बिहार के विशेष करके मिथिला एवं कोसी क्षेत्र में मानसून के दौरान चांदनी रात में नृत्य होता है जिसे जट जाटिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इस हिसाब से बी, माफ कीजिएगा डी, यानी कि बिहार होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है लखनऊ, यानी कि चिकनकारी लखनऊ की कसीदाकारी शैली है जो महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टांकों के द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलें या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलें तो इसका मुख्यालय जो है ये है द हेग, नीदरलैंड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। याद रखना है द हेग ये नीदरलैंड में है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो उसमें 6 अंग हैं, 5 अंग जो हैं उनके मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही हैं। ठीक है, 5 अंगों के मुख्यालय कहाँ हैं, न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन एकमात्र उसका जो है अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी। देखिए अगर हम बात करें हमारे इन प्रश्न का जो सोर्स है ये इनमें अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो या तो एसएससी या फिर रेलवे की तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन इनके अलावा ये प्रश्न अगर हैं तो उन्हीं के आधार पर नए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। पर सबसे बड़ी बात यह जो टेबल टेनिस का ओलंपिक में शामिल होना ये पूछा गया है तो ये 18/1/2019 ये 2019 की जो आरपीएफ की परीक्षा हुई थी उसमें एसआई और ये कांस्टेबल वाली उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप ये याद रखेंगे कि यहाँ से प्रश्न ऐसे बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, यानी कि 1988 में टीटी, शॉर्ट में टेबल टेनिस को टीटी बोलते हैं, तो उसको ओलंपिक खेल के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। यह भी प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेट से यह संबंधित है। इसमें गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर या शरीर पर जब लगती है तो उसे फिर बीमर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए इसे शॉर्ट में नीरी भी बोलते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं नीरी, ये भी कई बार आपको लिखा मिलेगा। तो नीरी की अगर बात की जाए इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन इसके अन्य 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं या कार्यालय भी हैं जो 4 महानगर चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और 1 हैदराबाद में स्थित है। तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए आगे के अब जो भी प्रश्न है ये करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, एग्जाम ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और यूएई के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आप याद रखेंगे कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 है। ठीक है, लेकिन डेजर्ट साइक्लोन के नाम से किन किन 2 देशों के बीच में ये आयोजित होते हैं, तो भारत और यूएई के बीच में होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। तो आप ये भी याद रखेंगे, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान से आप याद रख सकते हैं कि ये राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना
लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और पीएम विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो ये 17 सितंबर 2023 को ये जो है लागू हुई थी। 2023 को ये शुरू हुई है। और अगर बात की जाए पहले केंद्र शासित प्रदेश की तो ये है जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। याद रखना है, इसमें 18 व्यापारों को शामिल किया गया है। 18 जो हैं व्यापार शामिल किए गए हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे भी प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो देखिए, अगर हिम तेंदुआ की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है अभी हाल ही में किर्गिस्तान ने। और किर्गिस्तान जो है इसकी राजधानी बिश्केक है। इसने जो है हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर संपन्न हुए हैं? तो देखिए, अगर बीच गेम्स की बात की जाए तो ये पहली बार हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो भी चीज़ें पहली बार होती हैं तो हमारे एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये हुए हैं दीव में। और इस प्रश्न का राइट आंसर तो सी है। लेकिन याद रखना है कि इसमें ओवरऑल गेम्स में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, यानी कि ये प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होना भी अपने आप में क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर पहले हैं तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है। और ये हैं इंद्रमणि पांडे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अब हमारे यहाँ 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और इतने जो प्रश्न कराए हैं ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप इन्हें 1 से 2 बार देख सकते हैं। और साथ में ही अगर आप पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहां से जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन अपना बहुमूल्य कमेंट हमें ज़रूर दिया करें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकें। तो आप ये याद रख सकते हैं। साथ में ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।